बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का दिन भी बड़ा हंगामा खेज दिन है। बाप के 4 अरकान ने हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन को ज्वाइन कर लिया है। परवेज़ इलाही साहब को हुकूमत ने वज़ारत आला के लिए नामजद कर दिया। उस्मान बुज़ार साहब का इस्तीफ़ा ले लिया है। इसके साथ ही कल वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की और बैरूनी फंडिंग की बात की, उसके ऊपर अपोजिशन रहनुमा जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर ऐसी कोई बात है तो उसके सबूत पार्लियामेंट के अंदर पेश किए जाएं। वो खुद इसमें साथ देने के लिए तैयार हैं। मैं आज के इस सारी पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर भी बात करूंगा। काफ लीग के मुतालिक आ रहा है कि वो भी टूट फूट का शिकार है। इन तमाम मौजूआत के ऊपर बात करने के लिए और पर्टिकुलरली बैरूनी फंडिंग के मामले के ऊपर बात करने के लिए मैंने जिन मेहमान शख्सियात को अपने प्रोग्राम के अंदर दावत दी है, मैं बहुत मशहूर हूँ जावेद हुसैन साहब का। आप साबिक सफ़ीर हैं सर, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। असद महमूद साहब ने मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं। असद महमूद साहब सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मुझे सैयद गजनफर अली साहब ने भी टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं सर जावेद हुसैन साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। सर, पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो बैरूनी फंडिंग की बात की है उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई है, ये किसी बैरूनी फंडिंग के नतीजे में पेश की गई है? जहाँ तक तो इस खत के बारे में आप जिक्र फरमा रहे हैं, तो खत मैंने तो देखा नहीं, इसलिए मेरे ख्याल में अक्सर सर, वो लोगों ने खत नहीं किसी ने भी देखा, तो नहीं देखा। इसलिए कुछ आदमी। वो खत सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान के इल्म में है, वो खत शाह महमूद कुरैशी साहब के इल्म में है, या उन्होंने शायद कहीं पर पाकिस्तान के बहुत बड़े अदारे के साथ शेयर किए इंफॉर्मेशन, आईएसआई के साथ शायद कहीं पर। पर मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं तो कुछ हतमी तौर पे उस खत के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको जनरली असूली तौर पे कुछ चीज़ें अर्ज कर सकता हूँ। सर। वो ये है कि दुनिया में ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि ग्रेट पावर जो हैं वो दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में जाकर दखल अंदाजी करें और वहाँ पे मुख्तलिफ अपने ज़राए से और उससे अपने मतलूबा नताइज हासिल करने की कोशिश करें। मैं 3 मिसालें आपको मोटी देता हूँ। ये कोवर्ट तरीके से भी हरकत ये की जाती है और ओवर्ट तरीके से भी। ओवर्ट तरीके से आप देखें, सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पे जब हमला किया 79 दिसंबर में, तो जी। वो रिजीम बदलने के लिए था। फिर अमेरिका ने इराक पे 2003 में हमला किया, सद्दाम हुसैन की रिजीम बदलने के लिए, वो ओवर तरीके से था। मुसद्दक साहब की जो हुकूमत, जो प्राइम मिनिस्टर ईरान के थे, उनकी जब हुकूमत 1953 में बदली गई, तो वो सीआईए और MI6 जो थी, ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी, उनकी उनकी एक बाकायदा क्या कहना चाहिए, एक उनकी तरफ से यानी इनिशिएटिव लिया गया, उन्होंने प्लान किया एक कोवर्ट तरीके से। सो इसलिए ये चीज़ ऐसी है जिसको आप ना तो रद्द कर सकते हैं, ना इसको रूल इन कर सकते हैं, ना रूल आउट कर सकते हैं। अब देखना हमने ये है जी। कि आजकल के हालात में क्या किसी ग्रेट पावर को या बड़े मुल्क को कोई वजह महसूस हो रही है कि वो पाकिस्तान की अंदरूनी हालात में इस तरह से दखल अंदाजी करे कि मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके यहाँ रजीम बदलने की कोशिश करे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अभी हालात ऐसे कोई नहीं है जिससे मुझे नज़र आ रहा हो कि कोई बाहर दूसरा मुल्क है, चाहे कोई भी हो, उसको कोई ऐसी परेशानी होगी कि पाकिस्तान में हुकूमत को बदलने के लिए ओछे हथकंडे या कोवर्ट या ओवर तरीके से दखल अंदाजी करने की कोशिश करे। मसलन सर, बड़े बड़े मैं जो आपसे यहाँ ममालिक हैं। पर मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर मुझे बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के सिनेरियो के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि दुनिया को पाकिस्तान की किसी भी एतबार से कोई ज़रूरत है और यहाँ पर रजीम चेंज के लिए या हुकूमतों को तब्दील करने के लिए इस वक्त कोई ज़रूरत पेश आ चुकी है? मैं देखिए इसके बारे में आपको अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा ख्याल में, मेरी अपनी ज़ाती ये असेसमेंट है कि इस वक्त कोई ऐसी ज़रूरत मुझे नज़र नहीं आती, ठीक। यानी हालात ऐसे नज़र नहीं आते। बड़ी 3-4 मैं 3-4 ममालिक का ज़िक्र कर देता हूँ। चीन के साथ हमारी दोस्ती है। पिछले महीने इमरान खान साहब वहाँ पे विंटर ओलंपिक्स के लिए गए, वहाँ पे आला सियासी जो क़यादत है उनसे मुलाकातें हुई। हमारे दोस्त तल्लुकात इतने दोस्ताना हैं, और चीन जो है हमेशा उन्होंने कभी भी हमारे अंदरूनी मामलात में कभी दखल अंदाजी नहीं की। तो जी। इसलिए चीन को रूल आउट कर दें। रशिया रह जाता है। रशिया के साथ भी यानी पिछले महीने में इमरान साहब एज प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे ऑफिशियल विजिट पे गए थे और बड़ा उन्होंने एक पॉलिटिकल रिस्क लिया
और इंटरनेशनल लेवल पे भी एक रिस्क लेके चले गए, क्योंकि नजर आ रहा था कि वहां पे किसी वक्त भी लड़ाई छिड़ सकती थी, फिर भी उन्होंने वो रिस्क लिया, चले गए। तो इसलिए रूस को भी कोई जरूरत नहीं है। अब रह जाता है अमेरिका। अमेरिका के साथ हमारे तल्लकात जो हैं वो इस नौयत के हैं। ये इमरान साहब खुद अपने 2019 में ऑफिशियल विजिट पे वहाँ गए और वापस आए तो बड़े खुश थे अपने विजिट की वजह से। और उसके बाद बाज़ हमारे उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं। जैसे मसलन ये सुना मैंने है कि जब ये वज़ीर आज़म साहब मॉस्को जाने की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ से एक हाई लेवल पे मैसेज आया था जिसमें रिक्वेस्ट ये की गई थी कि हमारे वज़ीर आज़म साहब मॉस्को के ट्रिप पे ना जाएं। हमने अपने हाई लेवल पे अपनी जो इंटरनल कंसल्टेशन हुई, जो वहाँ तक मुझे इल्म है या जो सुना है, वो फैसला किया गया कि चूंकि कमिटमेंट हो चुकी है हम उसको परसू करेंगे। और वज़ीर आज़म साहब उसके मुताबिक वहाँ गए और उसमें वो हमला भी हो गया, लेकिन हमने वहाँ भी अपनी ये पोजीशन क्लैरिफाई कर दी। हमने कहा कि हमें इस हमले के ऊपर वी एक्सप्रेस्ड आवर रिग्रेट्स ऑन द सिचुएशन इन यूक्रेन, और हमने कहा कि ये जो मामला है ये पीसफुल तरीके से इसका हल होना बिल्कुल चाहिए। ठीक है जावेद तो साहब। मेरा नहीं मैं ख्याल कि मैं सॉरी सैयद गजनफर अली साहब के पास जाना चाहूंगा। मैं ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपका ख्याल नहीं है, आपका पॉइंट आ गया कि इस वक्त मौजूदा हालात ऐसे नहीं है कि कोई बैरूनी साजिश हो और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तब्दील कर किया जाए। मैं सैयद गजनफर अली साहब के पास जाऊंगा। सर, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? सर, वजीर आजम पाकिस्तान जिस तरह से इशारा किया, एक बहुत बड़ी पब्लिक गैदरिंग की उन्होंने और बाकायदा उसके अंदर ये अनाउंस किया कि वो एक सरप्राइज देंगे। आप समझते हैं कि ये सरप्राइज यही था कि एक खत दिखाया उन्होंने और कहा कि इसके मंदरजात मैं ऑफ द रिकॉर्ड रखूंगा, लेकिन कुछ उन्होंने बयान भी किया और कहा कि बैरूनी फंडिंग है। सर, क्या ऐसा होता है? असल में जहाँ तक तो आप उस खत की बात कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, वो एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी की वजह तरफ से जो एक लेटर एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को लिखा गया है जी, तो उसके अंदर तो कुछ मंदरजात बहुत क्लियर हैं, उसके 3 हेडिंग्स हैं। और उस हेडिंग के अंदर न सिर्फ 2023 के इलेक्शन का जिक्र है बल्कि उसके साथ मीडिया और फिर उसको जो इंफॉर्मेशन कैंपेन या डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन जो जिक्र किया गया है जी। अब ये लेटर जो है ये तो आया और इसके अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि जिसके अंदर कुछ पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं जिससे अमेरिकन एम्बेसडर ने और बाकी लोगों ने मुलाकातें की हैं। जी, तो ये चीज तो मौजूद है। अगर ये मौजूद है और ये डॉक्यूमेंट मौजूद है और ये इसके अंदर कोई शक भी नहीं है बिकॉज ये आपको अवेलेबल है, साइंड लेटर है और उसके तमाम रेफरेंसेस मौजूद हैं, तो फिर तो ये एक तरह से पाकिस्तान के जो इंटरनल अफेयर्स हैं या पाकिस्तान के इलेक्शन है जो तमाम तौर पे पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान की आवाम की और वो लोग जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं उनकी जिम्मेदारी है। और जब पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि वोट जो है वो एक अमानत होता है तो उसके अंदर तो फिर कोई आउटसाइड पार्ट जो है वो खयानत नहीं कर सकती। और अगर आप उसको इस तरह व्यू करते हैं कि जी आप कुछ लोगों से इंटरव्यू कर रहे हैं इसलिए कि आने वाले दिनों में आप जो है उन कुछ लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं या हुकूमत को लेके आना चाहते हैं, फिर कहते हैं कि जी आप जहाँ तक अमेरिका के खिलाफ बातचीत है तो उसके अंदर बहुत मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है तो उसको मैनेज करें। तो ये तमाम चीजें जो है ये तो पाकिस्तान के सिर्फ जमहूरियत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो इसके ऊपर तो सर आपका क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जावेद हुसैन साहब का क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान के इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं, रीजनली इस वक्त हालात ऐसे नहीं है, ना इंटरनेशनली कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि पाकिस्तान जो है उसकी हुकूमत को तब्दील करने की जरूरत पेश आई हो किसी को या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को। आप क्या समझते हैं सर, क्या पाकिस्तान के इस वक्त हालात ऐसे हैं या नहीं? ब्लैक एंड व्हाइट में क्या आंसर है? पाकिस्तान के हालात तो देख लीजिए, पॉलिटिकल क्लैरिटी से अगर आप चीजें देखें तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन ऐसी चली हुई है जिसके अंदर आपको बाहर की ताकतों की इंटरफेरेंस नजर आती है। और बाहर की ताकतों की इंटरफेरेंस की जब आप बात करते हैं सर तो माजी के अंदर नजर आती है। मैं ये कह रहा हूँ कि माजी के अंदर भी झांक के देखिए तो माजी के अंदर आपको झांक के देखेंगे तो आपको भुट्टो साहब के खिलाफ जितनी मूवमेंट चली और जो पार्टियां एक 7 सितारे एक जगह पे इकट्ठे हुए थे और उसके बाद जब उसको अनर्थ किया गया तो उसके अंदर किसकी इंटरफेरेंस चली थी? वो कोई पाकिस्तान के अंदर से नहीं, तो वो तो पाकिस्तान के बाहर से चली थी। और मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी बुनियादी वजह थी जब भुट्टो साहब ने जो है वो हेड ऑफ द स्टेट के इस्लामिक हेड ऑफ द स्टेट की कॉन्फ्रेंस एक करवाई थी तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसी दिन डिसाइड हो गया था वेस्टर्न पार्क की तरफ से कि भुट्टो साहब को पार में नहीं रहना है। फिर आप न्यूक्लियर का इशू उठा के देख लीजिए। तो
तो मौजूद है। और सर आज वन बाय वन डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। अगर भुट्टो साहब की बात करें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कल भुट्टो साहब का हवाला दिया, तो क्या हम ये कहें कि पाकिस्तान की दाखिली सियासत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को इस्तेमाल किया जाता रहा, उस वक्त के डिक्टेटर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुए? ये आपका क्लियर मैसेज है जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कल बात की। और भुट्टो साहब को जो इक़्तिदार से अलग किया गया, फिर एग्जीक्यूशन हुई उनकी, ये तमाम मामलात जो हैं वो क्लियर कट हम मोहरे के तौर पर यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल होती रही हैं, यहाँ के डिक्टेटर्स इस्तेमाल होते रहे हैं। जहाँ तक तो आप बात करते हैं भुट्टो साहब की, वो इस्तेमाल नहीं हुए बल्कि उनको रास्ते से हटाया गया। और भुट्टो साहब की जो फांसी है तो जुडिशियल मर्डर, इसमें तो कोई शक नहीं है, चाहे वो थी या किसी जो उस वक्त पार्टी थी, वो जो आप जब बात करते हैं तो उसको इक़्तिदार से हटाया था और उसके लिए यहाँ पे लोग रिवर्स करके आ गए। अब मैं नहीं कहता ये कि जी कोई पैसा जो है मैं उसका विटनेस नहीं हूँ, लेकिन इर्द गिर्द से जो खबरें आती हैं, इर्द गिर्द के जो शवाहिद हैं, आखिर हम भी थोड़ा इतना पढ़े लिखे हैं कि हम चीजों को 2 + 2 4 कर सकते हैं। वो शवाहिद जो नजर आ रहे हैं उसमें ये साफ लग रहा है, मैं अब बड़ा क्लैरिटी से कह रहा हूँ कि ये सिर्फ इंटरनली मोबिलाइज चीज नहीं है, इसके अंदर एक्सटर्नल असिस्टेंस और एक्सटर्नल फाइनेंस मौजूद है। सर ठीक हो गया। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से और बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि मैरियट होटल के अंदर जो 40 लाख रुपए की 5th फ्लोर की पेमेंट हुई है, वो कहाँ से आई है? वो कोई पार्टी का हेड अपने पास से पैसे सर वो एविडेंस हो तो सामने लाए जाए ना, अदारों के सामने पेश किए जाए, सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए जाए, FIA में पेश कर दिए जाए, नैब में पेश कर दिए जाए। सर मैं तो ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि चूंकि आप मुझसे अपना ओपिनियन पूछ रहे हैं और मुझे इतना पता है कि मैरियट के अंदर होटल किस तरह बुक हुआ है, फ्लोर किस तरह बुक हुआ है, और उसके वहां पे तो वो आपको पता है कि वहां पे जो लोग ठहरे हैं उनके CCTV, ये तो आप अदारों का काम है। मैं तो चूंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं और मेरी नॉलेज में कुछ चीजें हैं तो मैं वो उनके सामने आपको एक्सप्रेस कर रहा हूं। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हुकूमत को तब्दील करने के लिए जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का मौक़िफ़ है कि बैरूनी साजिश हो रही है, फंडिंग हो रही है, बाहर से पैसे आ रहे हैं, ये एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है और वक्त आने पर ये साबित भी हो जाएगा? मैं तो उसे कह रहा हूँ कि अदारों के इसके ऊपर काम करना चाहिए और मैं इस चीज को समझता हूँ और मेरा ये ओपिनियन है कि ये इंटरनली मोबिलाइज नहीं है। मेरा ये अगर सर ऐसा ही है, जो लोगों को जो पैसे पे हुए हैं, जो लोगों को पैसे पे, वो बाहर से पैसे आए हैं, वो बोरियों में पैसे आए हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ, यही मेरा मौक़िफ़ है। और वो पैसे अपने इंटरनली नहीं हुए। मैं ये आपको बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल लीडर इतना शेर नहीं है कि वो अपने अकाउंट से किसी को पैसे पे करे, किसी के खिलाफ। वो लोगों से पैसे मांगते हैं या चंदे जमा करते हैं या डोनेशन देते हैं। सर वो आपको पता नहीं कि पार्टी का टिकट देने के लिए क्या गजनफर साहब, वो पॉलिटिशियंस कहाँ जाएंगे जो कुरान के ऊपर हाथ रख कर कहते हैं कि हमने कोई 1 रुपया नहीं लिया, हम किसी की साजिश का हिस्सा नहीं बने, हमें इमरान खान साहब से पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकली खान साहब ने डिलीवर करना था, कुछ वादे किए थे कौम से, उन्होंने कौम से किए वादे पूरे नहीं किए, कुरान को सामने रखते हैं और हाथ उठाते हैं, उसके ऊपर हाथ रखते हैं, तो सर वो कहाँ जाएंगे, उनका हलफ कहाँ जाएगा? मैं आपको एक चीज की तरफ लेके जाता हूँ कि जब जिससे ड्रोन अटैक की अमेरिकन ने पाकिस्तान के अंदर बात की थी, एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ था। उस ड्रोन अटैक की डॉक्यूमेंट साइन होने के ऊपर फजल रहमान के दस्तखत मौजूद हैं। आज वो बैठ के टीवी पर उसको डिनाई करता है, तो अब मैं क्या कहूँगी? ठीक हो गया। असद महमूद साहब को पता है कि अगर किसी ने कुरान शरीफ पे हलफ लिया है, ये उसका जाती मसला है, वो कफारा अदा कर देगा, कुछ करेगा, वो उसका मसला। लेकिन मुझे इतना पता है, और ये मैं आपको कह रहा हूँ कि पैसे पे आप राजा रियाज से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बगैर कोई चीज लिए जब इमरान खान के किसी के भी खिलाफ, मतलब लोगों की आखिर बैकग्राउंड भी तो किसी चीज के ऊपर है ना। ठीक हो गया। मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर असद महमूद साहब से गुफ्तगू करते हैं, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। असद महमूद साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह से कहा कि हम आज़ाद खारजा पॉलिसी बना रहे थे, अपने मुल्क को की आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने की ये सजा मुझे दी जा रही है कि अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा रही है और हुकूमत को घर भेजने की बात की जा रही है, आप समझते हैं कि ये इनका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर ये तमाम काम हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर आज़म ने कल बात की है और जिस तरह उन्होंने आप कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं, फॉरेन पावर्स की बात करते हैं, ही इज एग्जैक्टली एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ऐसा ही है।
और अगर वो ये कहते हैं कि हाँ एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ जा रहे थे और वो देख रहे थे कि वो चीज जो कि मुल्क को सूट करती है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को सूट करती है, वो एक लिहाज से उस तरीके से मुल्क को लेके चलना चाह रहे थे, तो मेरा ख्याल है देयर इज नो हार्म। बट आई वुड सिंपली से ये इतना आई वुड से कि मकरू सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर परसिस्ट कर रहा है कि व्हाट टू टॉक ऑफ 100 बिलियन रुपीस की बात करो, आप 50 अरब रुपए लेकर आ जाओ, और ये जो हमेशा से आपके मोस्टली सियासतदान हैं जो बिकने के लिए तैयार हैं, यू बाय देम, और उसके बाद ये सारा कुछ करने को मैं समझता हूं तैयार हो जाएंगे। असद महमूद साहब, गुजारिश ये है कि अगर ये इसी तरह से कोई बैरूनी साजिश है तो अदारे उसको बेनकाब क्यों नहीं करते? फिर तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अदारों को सामने आकर इसको बेनकाब करना चाहिए, एविडेंस के साथ बात करनी चाहिए। फिर तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ओपोजिशन लीडर की पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिनकी सिंध के अंदर हुकूमत है, और फिर मौलाना फजलुर रहमान की पॉलिटिकल पार्टी, ये तमाम इस्तेमाल होगी सर। ये बेनकाब होनी चाहिए, एविडेंस के साथ बेनकाब होनी चाहिए। चीज बताइए ना 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 ना, इसको अरसलान थोड़ा सा यूं करें, ये पिछले कई महीनों से सिलसिला चल रहा था। ये बिलावल जरदारी जो है ये जा रहा था अमेरिका में, 2 दफा इसने विजिट किया। क्या किसी को पता है ये वहां कहां किससे जाके मिला है? और अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, ये जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बदली थी और फिर मुशर्रफ साहब के ऊपर जो प्रेशर आया था, ये बेसिकली 2 ममालिक की तरफ से था, यूएसए की तरफ से और यूके की तरफ से। ये नहीं, आप इमेजिन करें इस मुल्क के अंदर ये 2 ममालिक हैं, आपको प्रेशराइज करते हैं, लोग उसके प्रेशर में आते हैं और अपने आप को बेच देते हैं पाकिस्तानियों के बारे में। अनफॉर्चुनेटली दिस इज समथिंग वेरी आई से इन फेमस वर्ल्ड कि इनको अगर पैसे दिए जाएं, अल्लाह ना करे, तो ये अपनी माँ को भी बेच देते हैं। मतलब हम इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं, हमें सोचने की जरूरत है, हमें पाकिस्तान की असद जरूरत महमूद साहब, इसको आप किस तरह से इतनी जो आप पॉलिटिशियंस के मुतालिक बात कर रहे हैं, गुजारिश ये है कि पॉलिटिशियंस अवाम के अंदर उनकी रूट्स मौजूद होती हैं, अवाम उनको मुंतखब करते हैं, हमारे मुल्क का एक निज़ाम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मातहत इलेक्शन होते हैं। सर, आप ये तमाम प्रोसेस और उनकी लॉयल्टी के ऊपर जो आप क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं? मेरा ख्याल है मुझे बिल्कुल उठाने का हक है भी, बिकॉज एक नॉर्मल पाकिस्तानी की हैसियत से जो कुछ मैं इवेंट्स को देख रहा हूँ अनफोल्ड होते हुए, जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से आप इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर रावलपिंडी के अंदर मसला एक जमहूरी मसला है सर। गुजारिश सुने मेरी, अदम एतमाद एक जमहूरी तरीकेकार के जरिए से लाई जा रही है, आइन के अंदर इसका तरीका दर्ज है, और गैर जमहूरी कौन सा काम ये हो रहा है? अगर इमरान खान साहब को हुकूमत जाते नजर आ रही है तो वो इसको बैरूनी साजिश करार दे रहे हैं, और आप उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करने की बजाय कि हाँ जी उन्होंने 3.5 साल डिलीवर किया है या नहीं डिलीवर किया, उन्होंने कौम से किए वादे पूरे किए हैं या नहीं किए, उसके ऊपर कमेंट करने की बजाय जो खान साहब ने नैरेटिव लिया है आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल किसी के नैरेटिव को नहीं सपोर्ट कर रहा, मुझे वो नैरेटिव सपोर्ट करना है जो पाकिस्तान का नैरेटिव है। और पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, यानी फजलुर रहमान अपने हलके के अंदर तो वो जीत नहीं सका, और यहाँ पर वो जो है ना वो लश्कर लेकर बैठा हुआ है। किस लिए बैठा है? एंड ही सेज ही हैज इंटेंशन कि नहीं मैं यहाँ पर धरना देने जा रहा हूँ। आप अरसलान साहब, ये पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है सर, पॉलिटिक्स है ना सर, सियासत इसी को कहते हैं। You call this to be dirty politics? What are you talking? सर, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है सर। अवाम ने उनको भी मुंतखब किया। सर सुने ना, अवाम ने इमरान खान साहब को, सर गुजारिश सुने सर, इमरान खान साहब को सर, जिनको अमेरिकन कौंसलेट जनरल आके मिलता है या लाहौर के अंदर आके मिलता है, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो मिल रहा है? सर इससे कोई फर्क पड़ता है? काम है करना, मेरा नहीं है। नहीं सर, इससे कोई फर्क पड़ता है? इनसे सवाल पूछा सर, हम पूछते हैं इनसे सवाल ये है, शहबाज शरीफ की पंजाब की जरा देख लेना, अदर देन लाहौर, उसने बाकी 35 जिले थे उसके अंदर क्या काम किया शहबाज शरीफ ने? ये बड़ा आसान लगता है कि जी साढ़े, यानी आप, मैं पंजाब का वासी हूं सर, आप कैपिटल में बैठे हैं, गुजारिश ये है कि लाहौर का बुरा हाल है, लाहौर से बाहर निकले, सड़कें तबाह हाल है, लाहौर गंदगी का ढेर बन चुका है सर। हमें तो परफॉर्मेंस से करते हैं ना सर, हमें तो डिलीवरी चाहिए, हमें तो 150 रुपए वाला तेल, सर सुने ना, 150 रुपए वाला तेल जब 500 का मिलेगा तो आवाम तो चीखेगी ना सर। 35 रुपए किलो आटा जो है वो अगर 70 रुपए का मिलेगा तो आवाम तो चीखेगी। अगर 100 रुपए वाला पेट्रोल जो है वो 150 में मिलेगा तो आवाम परेशान होगी सर। मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूं, आवाम को परेशान होना है वो होंगे। आप यही जिनको आप अब लेकर आना चाह रही है, जिनको एडवोकेट कर रहे हैं,
दे आर दी पीपल। जब पेट्रोल I'm की not कीमत आपने advocating, और sir. डीजल I'm की not कीमत नहीं advocating. सुनिएगा, Actually, जब गुजारिश ये है सर, इन्होंने 10 रुपए लीटर कम की तो उन्होंने कहा जी नहीं ये तो बड़ी ज्यादा कर सर दी है, वो गुजारिश तो ये है, मेरे इंटरनेशनल साथ मार्केट में जावेद कीमतें और चल रही हैं। आप मेरे साथ ही रहे। जावेद हुसैन साहब मेरे साथ हैं। सर जावेद हुसैन साहब, सर आपने गजनफर अली साहब को भी सुना, आपने असद महमूद साहब को भी सुना। सर फौरन लेकर माजी के हुक्मरानों ने भी मुल्क के अंदर ड्रोन हमले करवाए और गजनफर साहब ने भी उसका हवाला भी दिया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो दस्तखत किए हुए हैं। आप समझते हैं सर, ये बड़ा कैटेगोरिकली इन दोनों ने तो सपोर्ट कर दिया, आप क्या समझते हैं सर कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह की सूरत हाल है कि अदम एतमाद की जो तहरीक पेश की जा रही है उसके पीछे एक बैरूनी साजिश है, तो क्या हमारे अदारों को उस साजिश को बेनकाब नहीं करना चाहिए? बात तो ये है कि अभी तक मुझे मेरे सामने कोई किसी ने एविडेंस ये प्रेजेंट नहीं किया कि बैरूनी साजिश है। अगर है तो उसको तो फौरी तौर पे बेनकाब करके जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस को एक्शन लेना चाहिए। खाली एक खत लहरा देने से ये साबित नहीं हो जाता कि वाकई बैरूनी साजिश है। इसके अलावा हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात भी हैं। अगर जैसे आपने भी जिक्र किया, अगर ये मौजूदा गवर्नमेंट से एक आवाम का एक तबका जो है वो नाला है या नाखुश है, तो उनके जो नुमाइंदे हैं वो खामखा उस नाखुशी को, नाराज़गी को या डिससेटिस्फेक्शन को एक्सप्रेस करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और मेरे ख्याल में हमें अपने अंदरूनी हालात को भूल नहीं जाना चाहिए कि पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं कि बाहर से कोई झंडी हिला दे या कोई छड़ी हिला दे तो सारा मुल्क जो है वो उनकी मर्जी पे चल पड़ेगा। ये 22 करोड़ का अवाम है, यहाँ नुमाइंदे हैं, उनकी अपनी एक प्रेजेंस है अपने में इलाकों में। तो इसलिए मेरे ख्याल में ऐसे एक छड़ी से सबको एक रंग में रंग देना ये कोई मुनासिब बात मुझे तो नहीं लगती। लेकिन बहरहाल हर आदमी का हर एनालिस्ट का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस वक्त तक मुझे कोई ऐसे मुझे यानी कोई ऐसे एविडेंस क्या नहीं है कहना आपके चाहिए, सामने, कोई शवाहिद एविडेंस नहीं है नजर जिसको नहीं आया बुनियाद जिससे बनाकर मैं कह सकूं और कि सर अगर बैरूनी हम साजिश इफ एंड के बट के तहत अंदर हो रहा बात है। करें यहाँ सर, पे अगर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अपने व्यूज हैं, उन्होंने अपने हालात को देख के एक नतीजे पे पहुंचे हैं कि वो इस हुकूमत को बदलना चाहती हैं और एक जमहूरी तरीके से उसको आपको किया जा रहा है। जावेद और साहब अगर हम उसमें वो इफ एंड बट कामयाब के अंदर होते हैं या बात नहीं करें, होते वो एक अलग बात है। जावेद साहब अगर हम इफ एंड बट के अंदर बात करें तो फिर अगर इसके अंदर कोई 1% भी सदाकत है तो इसका एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए, और अगर ऐसा है तो क्या हुकूमत को खत लिखकर धमकी दी जाएगी? सर इज इट पॉसिबल? क्या सफारतकारी के आदाब के मुताबिक है ये बात? तौर पे ऐसी इस तरह से खत की शक्ल में धमकियां नहीं दी जाती। अलबत्ता ये हो सकता है कि कहीं अगर हमारा किसी मुल्क के साथ तल्लुकात जो है उसमें कोई पेचीदगी आ गई है या बहुत उनको नाराज़गी है, तो वो उनके नुमाइंदे, उनके सफ़ीर या दूसरे नुमाइंदे हमारे फॉरेन ऑफिस में या हमारे जो सरकर्दा लोग हैं सियासी गवर्नमेंट में, उनको अपनी नाखुशी का जो है वो कन्वे कर सकते हैं। और अगर हम उनकी बात नहीं मानते तो फिर वो एक सूरत में हमें अपनी उसके कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ से वो वार्न कर सकते हैं। अगर हम ये उनकी बात नहीं मानेंगे तो उसके ये नताइज आगे निकलेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 1990 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की गवर्नमेंट को हटाया गया तो उसके बाद हमें वहाँ से एक और यानी वर्चुअली अल्टीमेटम तो नहीं कर रहे हैं लेकिन ख़त की शक्ल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेकर की तरफ से गुलाम निसार साहब को ख़त आया कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करें, वरना अगर आप नहीं करेंगे तो हम ये फलाने हम आपकी मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस रोक देंगे। तो वो हमने रोल बैक नहीं किया, उन्होंने मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस रोक दी। तो इस किस्म की चीजें तो होती रहती हैं, लेकिन रजीम चेंज ऐसी नहीं है जिसके बारे में कोई भी हुकूमत दूसरी हुकूमत को ये कहेगी कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपकी गवर्नमेंट बदल देंगे। ये कभी लिख के नहीं कहा जाता, नहीं कहा जाता। सैयद गजनफर अली साहब, सर जावेद हुसैन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अंदरूनी हालात को किसी सूरत भूलना नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस मसला था खान साहब का, खान साहब ने डिलीवर करना था, वो डिलीवर नहीं कर सकते। अवामी मोमेंटम है, ये अवाम निकली है और ये पीडीएम एक तहरीक की सूरत इख्तियार करने के बाद अदम एतमाद की तरफ आगे बढ़ी है। इसके पीछे भी 1.5-2 साल की जद्दोजहद है। सर मैं आपकी बात से, पहली बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, उसको डिबेट हम कर भी नहीं करना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर आम आदमी के हिसाब से जब आप इन्फ्लेशन को की बात करते हैं
जी। तो सिर्फ पेट्रोल को निकालती, तो पेट्रोल तो किसी आप जो आसमान से भी गवर्नमेंट ले आएंगे तो उसके भी कंट्रोल में नहीं होगा, बिकॉज इट इज इंटरनेशनली जो प्राइजेस फ्लोट करती है उसके मुताबिक आपको चलना पड़ता है। यहाँ तक एडिबल ऑयल की बात है, वो भी इंटरनेशनली जो प्राइजेस चलती हैं, आप जब खरीदते हैं तो आपको उससे कंपेयर करके अपनी प्राइजेस को एडजस्ट करना पड़ता है। भारत जो बाकी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर पैदा होती हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप वेजिटेबल्स या बाकी चीज़ों को लेके जाए, उनकी कीमत को कंट्रोल करना चाहिए था, मैकेनिज्म होना चाहिए था, और वो मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया गया। अब जहाँ तक बात आप करते हैं कैंपेन की और आप कहते हैं अवाम निकले, तो देखिए अवाम कल भी निकले। अवाम जो है वो इमरान खान के जलसे में, कमालिया में जलसा जो हुआ था वो भी इधर निकले। तो इसका मतलब जब आप अवाम का नाम इस्तेमाल करते हैं तो आप पूरे पाकिस्तान के अवाम का नाम इस्तेमाल न कीजिए, वहाँ पे डिवाइडेड ओपिनियन है। सर हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने सपोर्टर्स हैं सर। बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, अगर लोग PMLN के जलसे में मौजूद हैं या फजलुर रहमान के जलसे, फजलुर रहमान ने जब पुराना जलसा किया था, जब वो खत्म नबूवत के हिसाब से, तो आपको याद होगा उसका सबूत मौजूद है कि मदरसे के बच्चों को 400 रुपए की टिकट दे के अपना बेचे गए थे, उसके जरिए वो लोगों को पकड़ के वहां ले आए थे, और मैं वहां पे मौजूद था और बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू किया। सर हम अगर हमने सर जलसों को यार्ड स्टिक ना बनाए, इंतखाबात के नताइज को यार्ड स्टिक बना लेते हैं। पंजाब के अंदर 17 ज़िमनी इंतखाबात हुए, 16 मुस्लिम लीग नून ने जीते सर। ठीक है, इंतखाब के नताइज को यार्ड स्टिक बनाए तो मौलाना फजलुर रहमान तो अपना इलेक्शन हारा हुआ है, जिसका मतलब इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। खाकान अब्बास, शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन हारे हुए हैं, ही इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मरी। आप किस तरह बारोड सीट से आप किस तरह इलेक्शन लड़ सकते हैं? बात से भी सिर्फ कहने की जो मैं करना चाहता हूँ इंडिविजुअल्स की तरफ जाने की बजाय, वो ये कि आप जनरली अवाम का नाम इस्तेमाल ना कि सारे लोग पाकिस्तान के जो है वो PMLN के पीछे या उसके अब कल फजलुर रहमान अपने रिश्ते में कहता कि जी जलसी हुई है, तो अपना मरियम कह रही थी कि 10,000 लोग आए। अब इस चीज को आप क्या कहेंगे? आप मुझे बताएं ना, जब तक रियलिस्टिक पॉलिटिक्स नहीं होगी, जब आप रियलिज्म में नहीं आएंगे और हर चीज को कंसल्टेशन, सर ये भी तो रियलिज्म, सर ये भी तो रियलिज्म, सर क्या ये कोई पार्टी क्या ये भी रियलिज्म है कि इमरान खान साहब एक खत लहराते हैं पब्लिक गैदरिंग के अंदर और कहते हैं कि इसके मंदरजात ऑफ द रिकॉर्ड है, मैं किसी को के साथ शेयर नहीं करूंगा, और ये बात की जाती है कि जी बैरूनी ममालिक की जानिब से फंडिंग हो रही है, साजिश हो रही है उनकी हुकूमत के खिलाफ, और उनको थ्रेट किया गया, रिटर्न में थ्रेट किया गया, ये भी क्या रियलिज्म है सर? मैं तो नहीं कहता कि उनको ये करना चाहिए था, मैं तो नहीं एडवोकेट कर रहा कि जी आप खत लगाएं, मैं तो आपको बात कर रहा हूँ उन चीजों की जिनको मैं एनालाइज करता हूँ या जिनको मैं देखता हूँ एग्जिस्टिंग रियलिटी के तौर पे, और मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें भी देखी हैं जो सामने नजर भी आती हैं और हो भी रही होती है। अब इमरान खान साहब का ये खत लहराना या ये करना है तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता, बिकॉज डिप्लोमेटिकली बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको फॉरेन ऑफिस के जरिए हल करनी होती है। अगर कोई ऐसी चीज है भी तो वो हुकूमत लेके उस हुकूमत से चले ना जिससे खत लिखा है। लेकिन चूंकि आप बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इशूज की, और इशू है कल के जो जलसे हैं उनसे रिलेटेड, जो जलसा PMLN का भी है, जो जलसा अपना फजलुर रहमान का भी है। गजनफर साहब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि जी मुल्की मुफादात पर समझौता नहीं होगा, एब्सोल्युटली नॉट का उन्होंने नारा लगाया, उन्होंने इस्लामोफोबिया वाली तहरीक के ऊपर क्रेडिट लेने की कोशिश की। ये जो तमाम बातें हैं सर, आप मुझे जरा वन बाय वन बताएं, 3.5 साल की अगर इनकी खारजा पॉलिसी को उठाकर देखें तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब की आउटस्टैंडिंग खारजा पॉलिसी है, अमेरिकन विड्रॉल के अंदर इनका किरदार जो है वो आउटस्टैंडिंग है, अगर बाइडेन कॉल नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी के साथ मामला तय नहीं होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 अगस्त 2019 का इकदाम कश्मीर के मामले में वापस नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे? अब आपने चूंकि स्पेसिफिक चीजों की बात की है तो उसका स्पेसिफिक जवाब भी होगा। जी प्लीज। और वो स्पेसिफिक जवाब ये है कि मोदी ने 5 अगस्त का जो इकदाम किया था वो इमरान खान से पूछ के नहीं किया था। ठीक। अगर उसने इमरान खान से पूछ के कर किया था तो वो बहुत बड़ा स्टूपिड आदमी है, क्योंकि वो एक काम अपने मुल्क के अंदर कर रहा है। अब उस इकदाम के ऊपर आप क्या कर सकते हैं? अब जब आप किसी जंग की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जंग तो मसाइल का हल सर कश्मीर का सफीर बनकर दुनिया भर में करना था उन्होंने। जवाब दीजिए ना। नहीं इस तरह नहीं कि मोदी ने इकदाम कर दिया तो आप उसको इमरान खान से लगा लें। इसका मतलब ये है कि 4 साल 5 साल नवाज शरीफ के होते हुए जब बॉर्डर पे फायर होता रहा, कश्मीरी मरते रहे, आजाद कश्मीर के लोग मरते रहे, ईद बकरीद पे फायर होता रहा, इसका मतलब नवाज शरीफ उसमें शामिल था? उसने मोदी को इजाजत दी हुई थी कि जी तुम फायर करो, मैं नहीं बोलूंगा। उसकी एक स्टेटमेंट भी आप उठा के पढ़ लें।
मैं वो कहना नहीं चाहता था क्योंकि कंपैरिजन हो जाता है। लेकिन जब आप एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो इररिलेवेंट होती है, एक पाकिस्तान अब मोदी अपने मुल्क के अंदर कुछ करेगा या वो किसानों के खिलाफ कुछ कर रहा है, वो पाकिस्तान से पूछ के कर रहा है। नहीं कर रहा लेकिन सर ये भी तो नहीं कह रहे वो करें जो नहीं मेरी बात वो करें जो नैरेटिव हो। सर क्या उन्होंने ये कहा कि किसानों का जो एहतजाज हो रहा है उसके पीछे बैरूनी साजिश है? नहीं, 5 अगस्त का जो इक़दाम किया उसमें पाकिस्तान की वो शामिल थी, रजा शामिल थी। उसने पाकिस्तान को वो लेटर लिखा था कि 5 अगस्त का इक़दाम करो, आप मुझे सपोर्ट करें। फिर मोदी आपको पता है कि वो दहशतगर्द है, आपको पता है वो आरएसएस का पीचक है, आपको पता है वो मुसलमानों के खून का प्यासा है, आपको पता है उसने कश्मीर में जलसा किया था श्रीनगर के अंदर नवाज। ठीक हो गया सर, मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर असद महमूद साहब से गुफ्तगू करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, असद महमूद साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। सर असद महमूद साहब, सर हमारी खारजा पॉलिसी ये है, ये रही माजी के अंदर 3.5 साल की, अगर हम पॉलिसीज को उठा के देखें कि एक दफा हम मलेशिया समिट के अंदर जाने की बात करते हैं, सऊदी अरब कहता है हमें नहीं जाना और हम नहीं जाते। हम एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स ऐसे हुआ कि हमने फैसला किया और हम उस फैसले के ऊपर खड़े नहीं रह सके। तो उस खारजा पॉलिसी का क्या इंपैक्ट होगा सर? बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी जितनी हुकूमतें रही हैं और बशमूल इसके में भी इन्होंने कम कंप्रोमाइज किया हो, लेकिन इससे पहले की जितनी हुकूमतें थी दे वर द वन हु वर कंप्रोमाइज्ड किसी भी सेंस के अंदर। चाहे वो जरदारी का दौर देखते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ का दौर देखते हैं, इवन फॉर दैट मैटर गो इवन टू जनरल मुशर्रफ हीरा, और उससे भी पीछे चले जाएं, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि एक ना एक स्टेज के ऊपर मेरा ख्याल है किसी भी मुल्क को या नेशन को ये डिसीजन लेना होता है, ये स्टेप लेना होता है, आर विल कीप ऑन हैविंग द डिक्टेशन फ्रॉम अब्रॉड, या हमारी अपनी जो मैं समझता हूँ कि जो प्रायोरिटीज हैं या जो हमारी सिक्योरिटी के ओवरऑल के साथ जुड़े हुए जो मामलात हैं उसके हिसाब से हमने चलना है। देखें ना, अगर आप ये बात करते हैं अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान से अगर नेटो निकला है या अमेरिका एक लिहाज से उसको कहते हैं कि वो निकला है, तो उसके अंदर तो कोई ये पाकिस्तान के साथ वो मुज़ाकरात करके नहीं निकले, वो तो तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके निकले हैं। इनिशियली उन्होंने पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया, फिर इसके बाद देवर 1 to 1। तो मकसद ये सिर्फ कहने का है कि उनको या अमेरिका को एक स्केप गोट की जरूरत थी अफगानिस्तान के अंदर, वो इट वाज अवेलेबल इन द शेप ऑफ पाकिस्तान, और ये सारी की सारी बातें आई हैं। दूसरी मैं आपसे ये कहूँ, आपने कहा ना जी कि अच्छा वो टेलीफोन कॉल नहीं आई जो बाइडेन की, व्हाई? बिकॉज इट वाज विद सम स्पेसिफिक पर्पस। व्हाई? बिकॉज उन्होंने नीचा करना था थोड़ा सा जी इमरान खान को। हकीकत में मैं आपको ये बता दूं, और उसी के साथ क्यों, क्योंकि आपकी अपोजिशन के जो लोग हैं दे आर ऑन बोर्ड बेसिकली विद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट डिपार्टमेंट के साथ, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर जिस तरीके से देखें ना, एक मुल्क का अगर काउंसलेट जनरल है अरसलान, वो आपके मुल्क के अंदर जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े पाकिस्तान के अंदर ये लोगों से मिलता है, क्या किसी दूसरे मुल्क के अंदर इस तरीके से होता है? फिर देखें ना, आप 77 के अंदर भी चले जाएं, अब तो सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं कि वो जो तहरीक चली थी। असद महमूद साहब, सर मुझे जावेद हुसैन साहब के पास जाना है, आप मेरे साथ ही रहें। जावेद हुसैन साहब, सर गुजारिश ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से असद महमूद साहब भी कह रहे हैं, गजनफर साहब भी कह रहे हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स को सामने रखने की बजाय बैरूनी अनासिर की मुदाखलत के ऊपर बात की जा रही है, सर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट नहीं होगा सर कि जिस तरह से वज़ीर आज़म ने भी कहा कि जी मुनासिब वक्त के ऊपर एविडेंस सामने लाया जाएगा, चीज़ें शेयर की जाएंगी, अब मुनासिब वक्त नहीं है, बाद में मुनासिब वक्त होगा, पॉलिटिकली जो चीज़ सूट जब करेगी तब सामने लाई जाएगी? मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि हमें एक डिग्निफाइड नेशन की तरह बहैसियत कौम की और डिग्निफाइड गवर्नमेंट को यानी की तरह हमें बिहेव करना चाहिए। हमारा मुल्क माशाल्लाह इतना बड़ा है, इसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ हैं, इसमें अंदरूनी फैक्टर्स हैं, और हर होशमंद आदमी को इस वक्त नज़र आ रहा है कि वो अंदरूनी जो मुख्तलिफ फैक्टर हैं उसकी वजह से एक किस्म की मूवमेंट हुकूमत वक्त के खिलाफ शुरू हुई है, और इमरान साहब को उसका सामना करना पड़ रहा है, और उनको चाहिए कि वो जमहूरी तरीके से उसको सामना करें, और बजाय इसके कि इसको और पेचीदा बनाने की कोशिश करें कि ये बैरूनी ताकतें यहाँ पर हमारे मुल्क में मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके हमारे मुल्क में अपना एक तब्दीली लाना चाहती हैं। ज़ाती तौर पर मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है, मैं नहीं समझता कि इस वक्त मुझे कोई ऐसे चीज़ें नज़र आ रही हैं जिससे मैं ये इस नतीजे पे पहुँच सकूँ कि किसी बैरूनी ताकत के मुदाखलत की वजह से मुल्क में रजीम चेंज की कोई कोशिश की जा रही है।
हमारे अंदर अंदर जो मसाइल हैं ये उसकी वजह से एक अवाम में एक नाराजगी है या बेइत्मीनानी है जिसकी वजह से, और उस चीज को पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट कर रही हैं। लेकिन सर फिर मैं आपसे मैं सर यहाँ पर फिर आपसे माजी का एक सवाल करूंगा कि जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भुट्टो साहब के मुतलिक बात की और पीएनए की तहरीक का जिक्र किया और फिर ज़िया उल हक साहब के माशाल्लाह की बात की, पीएनए की तहरीक को अगर उठा के देखें तो उसकी बेसिक एसेंस यही थी कि मुल्क के अंदर इंतखाबात जो हैं वो धांधली ज़्यादा हुए हैं, इंतखाबात नए सिरे से करवाए जाएं। तो एक बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था, एक डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व आउट करने की बात की जा रही थी। तो आज के दौर के अंदर भी उसी तरह से अवामी मसाइल को हल करने की बात की जा रही है और एक डेमोक्रेटिक वे के साथ अदम एतमाद की जानिब आगे बढ़ा जा रहा है। तो किस तरह से मुमासलत है दोनों चीजों की? वो भी अवामी इशू था, ये भी अवामी इशू है। जब तक तो वो जमहूरी यानी एक मूवमेंट चल रही थी, तहरीक चल रही थी, तो वो उसको आप आजकल की तारीख से उसके साथ मुमासलत दिखा सकते हैं। लेकिन जब एक दफा मार्शल लॉ लग गया और मिलिट्री रिजीम आ गई तो फिर वहाँ उस वक्त हालात ये अक्सर वहाँ पे बदल गए। उसके साथ अब हम आजकल के हालात को कंपेयर नहीं कर सकते। ये यानी 77 तक की बात और है, लेकिन 77 के बाद जब मुल्क में कू हुआ, ज़िया उल हक साहब ने अपना यहाँ पे हुकूमत की बागडोर संभाली, तो वो एक मार्शल लॉ गया। सर अगर हम इफ आई एम असैसिनेटेड को पढ़ें, उसके अंदर वो लिखते हैं सर कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, बैरूनी साजिश हुई है, ओआईसी का इजलास बुलाने की साजिश के खिलाफ मेरे खिलाफ साजिश की गई है, सरबराही इजलास बुलाने के, और दीगर चीजें उन्होंने जिक्र करते हैं। वो तो एग्जैक्टली पीएनए की तहरीक को ही साजिश करार देते हैं। वो बहरहाल देखिए, वो उनका एक नुक्ता नजर भुट्टो साहब का था। वो बहुत बड़े एक लीडर थे और उनकी अपनी एक सोच थी और उसके ऊपर, लेकिन उनको ये कहना हर चीज जो है उसको इस लिहाज से शुरू करना कि भुट्टो साहब ने से कोई कभी गलती नहीं हुई, तो वो भी एक मेरा ख्याल में मुनासिब बात नहीं होगी। बिल्कुल आप अगर उनकी पॉलिसीज को देखें तो उन्होंने बेतहाशा अच्छे काम किए। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके है, जो आइन को दिया 73 उनकी है। हमारे वहां से जो POWs वापस आए, ओआईसी समिट की, उनकी बड़ी बड़ी कामयाबी है। जावेद हुसैन साहब, सर आपका सर मेरे पास भी सरजद हुई। सर मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, असद महमूद साहब आपका बहुत मशहूर हूँ, सैयद गजनफर अली साहब आपका बहुत मशहूर हूँ। हर चीज़ को साजिश से नहीं जोड़ा जा सकता, बल्कि आपको अपने इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर नजर रखनी है, अपने उन हालात को देखना है जो कौम से आपने वादे किए थे वो वादे पूरे हुए या नहीं। मुझे अब तक के लिए इजाजत दीजिए, आपसे कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।